नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रोश चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहले भाग में हमने जाना भूमि के महत्व के बारे में, भूमि की उपयोगिता के बारे में और भूमि संसाधन के संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। आज हम दूसरे भाग में हम मृदा के बारे में जानेंगे। मृदा यानी मिट्टी क्या है, मिट्टी कैसे बनती है और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, किन कारकों के कारण होता है और मिट्टी का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मृदा मतलब आम भाषा में मिट्टी और इंग्लिश में सॉइल, जिन्हें हम कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का से मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। पृथ्वी, जहाँ पर पृथ्वी, धरती, जमीन, जहाँ पर हम रहते चलते हैं, जब हम चलते हैं पृष्ठ यानी उनकी पृथ्वी जमीन की ऊपरी सतह दानेदार कण, इट मीन्स ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमें ज़मीन के नीचे अपने पैरों के पास, जो जहाँ पर भी हम चलते हैं ज़मीन में हमें मिलते, इन्हें यदि हम अपने हाथों से उठा करके इन्हें टच करें, छुए, तो ये हमें कुछ दानेदार दानों कणों की तरह छोटे छोटे कण हैं जो दानेदार होते हैं। और वह पतली सी परत, उसमें एक पतली सी रेतीली परत भी होती है, जैसे हम सैंड में देखते हैं। यही मृदा कहलाती है। ओके माय फ्रेंड्स, मृदा किसे कहते हैं ये हमने अभी जाना। जो भी पृथ्वी धरातल हमारे धरती पर हमें जो भी, जब हम चलते हैं हमारी ज़मीन पर पैरों के नीचे जहाँ पर भी हम चलते हो, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें कण नज़र आते हैं। और वही कण जो पतली परत, छोटी पतली से लेकर के, क्योंकि दानेदार कणों कहने का तात्पर्य माय फ्रेंड्स ये अलग अलग होते हैं ना, एक प्रकार के नहीं होते हैं। ये छोटे भी होते हैं, थोड़े बड़े आकार के भी और मीडियम आकार के भी कण होते हैं। तो इनमें आपको हर प्रकार के कण मिक्सअप मिलेंगे और उन्हीं सारे कणों को, मिक्सचर को ही हम मृदा कहते हैं, जो हमें ज़मीन पर अपने पैरों के नीचे या हमें जो भी आँखों से नज़र आती हैं उन्हें हम मृदा यानी कि मिट्टी कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही। यह भूमि यानी कि जो हमारा लैंड है, हमारी जो ज़मीन है, इससे जुड़ी हुई है। इनकी ऊपरी सतह पर ये हमें बिछी हुई मिलती है, प्राप्त होती है। जहाँ तक हम देखते हैं यह हमें आसानी से नज़र आती हैं। और यह स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। स्थल रूप मृदा को प्रकार कहने का तात्पर्य है माय फ्रेंड्स, जैसी जमीन वैसी मृदा। इट मीन्स जैसे मरुस्थलीय ज़मीन के पास हमें किसी और प्रकार की मृदा देखने को प्राप्त होती है। यदि हम पहाड़ी एरिया में देखेंगे तो वहाँ की मृदा का कलर अलग होगा। यदि हम समुद्र किनारे की मृदा को देखेंगे तो वहाँ का कलर अलग होगा, वहाँ की टेक्सचर अलग होगी मृदा की। और जहाँ हम समतल ज़मीन को देखेंगे तो अलग होगी। पहाड़ी एरिया हो, ठंड जगह हो, गर्म जगह हो या फिर नॉर्मल जगह हो, टेम्परेचर क्लाइमेट हो, हर जगह की यदि हम सॉइल को देखेंगे, मृदा को देखेंगे माय फ्रेंड्स, तो सबके कलर्स अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। यह प्राप्त होने का क्या कारण है, तो वह कारण भी हम पढ़ेंगे और इसमें हम अच्छे से जानेंगे। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और, यानी कि हम यह भी जानें कि मृदा आखिरकार बनती कैसे है। ये जो हमें मृदा ऊपरी परत हमें प्राप्त होती है देखने को, चलने को, और इस मृदा पर हम रहते हैं और इनसे जुड़े बहुत सारे कार्य हम करते हैं, इनके हर फायदे जो हम प्राप्त करते हैं, ये आखिरकार बनते कैसे हैं, इनका किस प्रकार निर्माण होता है।
तो जो मृदा का निर्माण होता है वह चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है ना माय फ्रेंड्स। तो ये और प्लस इतना ही नहीं, यह अपक्षयी की प्रक्रिया के माध्यम से भी बनता है। खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा का उपजाऊ बनाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मृदा का निर्माण होता है, इनकी जो बनावट होती बनती है वो चट्टानों के टूटने फूटने से ही बनती है। या अब ये चट्टान टूटेंगे फूटेंगे कैसे, है ना, ये चट्टान टूटेंगे कैसे, तो ये अपक्षय के माध्यम से ये बनते हैं, टूटते फूटते और बनते हैं। इसमें हम जानेंगे कि अपक्षय किसे कहते हैं। यहाँ पर हमें एक फिगर दिया गया है, आप इस फिगर को ध्यान से देख सकते हैं। इस फिगर में मृदा परिच्छेदिका को दिखाया गया है। मृदा परिच्छेदिका को कहने का तात्पर्य है माय फ्रेंड्स, यह फिगर के माध्यम से आपको यह बताया गया है कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। यहाँ पर जनक चट्टानें हैं और यहाँ अपक्षय चट्टानें पदार्थ है। ये बालू गाद क्ले के साथ उप मृदा है, ह्यूमन्स और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। यहाँ पर एक शब्द है अपक्षय, इसे हम पहले समझते हैं ये होता क्या है। अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना, इन्हें हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय कहने का तात्पर्य वेदरिंग के यह एक ऐसी प्रक्रिया है माय फ्रेंड्स जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूटने और फूटने से यह बनती है। जैसे बहुत बड़े बड़े चट्टान हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ नीचे में काफ़ी चट्टान है और उसके ऊपर देखिएगा वो टूट रहे हैं, वो थोड़े टूटे टूटे हुए हैं। उसके ऊपर और लेवल बढ़िएगा तो वो थोड़ा सैंडी आपको मिलेगा, मतलब वो थोड़ा मिक्सचर मिलेगा आपको, हल्के फुल्के चट्टान बहुत छोटे 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 कण में बट गए। और सबसे ऊपरी परत में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको घास मिलेंगे, ग्रास मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, कुछ मतलब वो पार्टिकल्स आपको जो चट्टान के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे वो मिक्सचर हो गए, वो पूरा मिल गया है ना, वो पूरा मिक्स कर गया है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि वो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो बदलाव होते गए हैं। चलिए आइए हम यहाँ देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर माय फ्रेंड्स आपको एक फिगर दिया गया है और इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर आपको ऊपरी मृदा, सात उप मृदा और यहाँ पर अपक्षय चट्टानी पदार्थ और जनक चट्टाने के बारे में दिया गया है। यहाँ पर स्टार्ट किया गया है 1 2 3 4 ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन एक्चुअल में इसका क्रम नीचे से ऊपर की ओर होता है माय फ्रेंड्स। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि मेन जो इसकी बनावट होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। मृदा बनती कैसे, निर्माण कैसे होती है, यह जानने के लिए हमें काफ़ी इस फिगर को डीपली समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हमारा मृदा का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर होती है। सबसे पहला जो निर्धारण होता है मृदा की शुरुआत वो जनक चट्टानों से होती है माय फ्रेंड्स। जनक चट्टानें कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से हम हैं, हमारे पेरेंट्स के थ्रू हम आए हुए हैं, यदि हमारे पेरेंट्स हमारे जनक हो गए, वो हमारे मेन बेस हो गया, उनके बाद हमारा जन्म हुआ, तो उनसे रिलेटेड उनकी हर वो उनके द्वारा जैसे उनकी सोच या फिर उनका बनावट, आइज़ बनावट जो भी उनके थ्रू हमें मिली हुई है वो हमारा बेस हो गया ना। तो उसी प्रकार से जनक चट्टानों के थ्रू यहाँ पर अपक्षय चट्टानें पदार्थ बनी हुई हैं। ये चट्टानें काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मानो नीचे कि ये पूरा यहाँ पर फिक्स्ड होती हैं एक प्रकार से। और जब ये नेक्स्ट लेयर तैयार होता है इनका, तो अगला जो लेयर तैयार होता है वो अपक्षीय चट्टानें होते हैं। अपक्षीय कहने का तात्पर्य है ऐसे चट्टानें जो टूटने की वजह से वो तैयार हो या टूट फूट के, और वो टूटेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है तापमान परिवर्तन, तुषार प्रक्रिया, पौधे प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटने और क्षय होना। यह कहने का ही यहाँ पर आपको यह दर्शा रहा है माय फ्रेंड्स कि जो मनुष्य द्वारा जितने भी हम क्रियाकलापें होती हैं और
साथ ही साथ तापमान, जैसे कि मौसम बदलते हैं, गर्मियों का मौसम कई साल कई वर्षों तक बहुत सारे चट्टानें होती हैं जो पड़ी हुई होती हैं, एक जगह पे फिक्स्ड होती हैं। तो वो गर्मियाँ भी सहती है, वो ठंड भी सहती है, वो बरसात भी सहती हैं, और उनमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी निकल आते हैं। प्लस वो मनुष्य की यदि अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई क्रिया उसमें उनमें होती है तो वो भी वो सहती है। तो इन सब को सहते सहते वो काफ़ी वर्षों बाद, हजारों कहिए या काफ़ी वर्षों, सैकड़ों वर्षों बाद वो टूटते 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 वो इतनी छोटे 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 कणों में और फिर बाद में पार्टिकल सब्सटेंस एकदम वो मेल्ट हो जाती हैं कि वही आगे चल के हमारा ये मिट्टी का निर्माण करती है। क्योंकि अपक्षय कहने का तात्पर्य यही है, ऐसे चट्टानें जो टूट गई हों। और टूटी क्यों हो, यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया किस कारण वजह से टूटी हो। प्लस वो टूटती है जब ये जनक चट्टानें अपक्षय चट्टानों में बदलती हैं तो उनमें छोटे छोटे हो जाते हैं ना, छोटे छोटे चट्टानों में वो, मतलब उसके कणों में वो बट जाते हैं। उससे पहले वो बड़े बड़े होते हैं, नेक्स्ट लेयर में वो छोटे छोटे होते हैं। जब उनका अगला लेयर तैयार होता है, थर्ड लेयर जो तैयार होता है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये लास्ट फोर्थ लेयर हो गया हमारा। तो जब ये थर्ड लेयर में कन्वर्ट होता है तो वो बालू, गाद, क्ले, इन सब के साथ वो बन जाता है। यानी वो एक तरह से उसमें बालू के भी कण आ जाते हैं, बालू का भी वो रूप ले लेता है, गाद यानी जो पूरा मिक्सचर हो जाता है, और क्ले बहुत चिकनी मिट्टी का वो यहाँ पर निर्माण कर चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डॉट 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 लगभग, मतलब वो तैयार होने के क्रम में रहता है। नेक्स्ट लेयर में वो फोर्थ में जहाँ पहुँचता है, जो ऊपरी मृदा होती है, तो ऊपरी मृदा में वो बन करके अपना तैयार हो चुका होता है लेयर। वो टूट टूट कर वो इतना बन चुकी होती है कि अब वो अपने निर्माण कार्य के लिए तैयार रहती हैं। तो इसी प्रोसेस को माय फ्रेंड्स हम मृदा, इसी प्रोसेस जो अब तक इतना चली, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। यहाँ पर हमें एक और शब्द दिया गया है, यहाँ पर इन्हें हम पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यहाँ देखिए, सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर मृदा को तैयार होने में, जो ऊपरी परत तक आने में, बनने में एक कितना वर्ष लग जाता है, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा, इट मीन्स मृदा निर्माण होने के क्या क्या प्रभावित कारक हैं, यहाँ पर हम इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। यह हमें फर्स्ट में यह बताया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मृदा को बनने के लिए यहाँ पर आपका रंग, जो मृदा का जो कलर तैयार होता है वो इसी जनक शैली के थ्रू ही होता है माय फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया था ना फिगर में, जो जनक शैली होती है वो हमारा पेरेंट्स का काम करती है, मृदा का भी पेरेंट्स का सेम टू सेम वही काम करती है। जितनी नीचे जैसे रॉक्स होंगी, जिस प्रकार से नीचे बड़ी बड़ी चट्टानों का कलर होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही मृदा का कलर होगा। ओके, मृदा का कलर उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। यदि हमारे चट्टानों का कलर यदि ब्लैक होगा तो मृदा भी वहाँ की ब्लैक होगी। चट्टानों का कलर यदि रेड होगा तो वहाँ की मृदा जो ऊपर की भूमि होगी वह भी रेड होगा। यदि चट्टानों के कलर हमारे अलग हो प्रकार की होंगी, पीली होंगी, तो वहाँ का कलर भी हमें सॉइल का पीला ही मिलेगा। ये गठन जो होता है वो सारा का सारा निर्धारित अपने निचले यानी कि रॉक्स यानी कि पत्थरों पर, जो चट्टानें हैं बड़ी बड़ी, नीचे सबसे निचले स्तर जो जनक शैल है उस पर यह डिपेंड करता है। रासायनिक गुणों कहने का तात्पर्य गुणधर्म, कि इसमें काफ़ी चीज़ें केमिकल भी गुण होते हैं, और खनिज भी होती है, खनिज की मात्रा भी इसमें पूर्ण रूप से निर्धारित होती है। और यही नहीं, ये निर्धारित करता है इन सभी चीज़ों को, पारगम्यता को मिला करके मृदा बनने में इसको आसानी पूर्वक मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ सेकंड फिगर में हमें दिखाया गया जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यहाँ जलवायु बताएगा। मृदा को बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जलवायु का भी रोल होता है, क्लाइमेट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यदि क्लाइमेट्स जैसे सदियों समय तक गर्मी होना, सालों सालों गर्मी पड़ना, तो वो चट्टानें तो एक जगह पड़ी हुई ना सालों साल, सैकड़ों वर्षों तक, तो वो काफ़ी सैकड़ों समय तक
गर्मी सहती है, तापमान वहाँ का झेलती है, गर्म का तापमान, ठंड का तापमान, प्लस वर्षा होती है तो उस वर्षा को में वो वापस वो भी सहती है। तो इन सब के अपक्षय ई सब से जो वो टूटती जाती है समय अंतराल, वो धीरे धीरे टूटता जाता है। तो जो वो टूटती जाती है और वो मिश्रण होता जाता है, तो वही एक प्रकार से ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। ये ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस निर्माण क्या होता है? तो ह्यूमस कहने का तात्पर्य माय फ्रेंड्स कि कृषि के संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी पतली परत जो होती है ना, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर होती है ना, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जितना ज़्यादा होगा माय फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा वहाँ की भूमि फर्टाइल होगी, उर्वरक होगी, वहाँ पर अच्छी खेती होगी, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही बेटर होगा। इसलिए ह्यूमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भूमि की उपजाऊ बनाने में। और यह ह्यूमस होता कैसे है? जैसे कि पेड़ पौधों का पत्तों का गिरना और सड़ना, लाखों वर्षों समय तक वो वैसे ही पड़ी रहना एक जगह। एनिमल्स जब डेथ कर जाते हैं, छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो सब डेथ करके वहाँ पर मिक्सचर डेथ कर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और फिर उसी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। इन्हीं सब से वो ह्यूमस का निर्माण होता है और वो मिट्टी और भी ज़्यादा फर्टाइल होती है। ओके, यहाँ थर्ड में आपको बताया जा रहा है कि समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय भी ये ऐसा नहीं कि एक समय में मृदा बन जाती है। मिट्टी बनने में 1 साल से 2 साल लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसे बनने में अब भी लाखों वर्षों का समय, हमें कईयों समय तक लग जाता है, यानी सैकड़ों वर्षों का समय लग जाता है। और मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को भी निश्चित करता है। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी ज़्यादा मृदा की मोटाई वो निश्चित करेगा। वनस्पति जात फोर्थ में आपको बता रहा है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर वनस्पति जात कहने का तात्पर्य वही है माय फ्रेंड्स, जो अभी मैंने कहा था, पेड़ पौधों के जो टूटेंगे, उनकी पत्तियाँ यानी कि टूट कर गल के जो भी नीचे गिरती हैं, और जितने भी पेड़ पौधे समय हो गए नष्ट हो गया, क्योंकि हजारों लाखों साल तक तो सब जीवित नहीं रहेंगे ना, न इंसान जीवित रहेंगे, ना कोई भी सूक्ष्म जीव जीवित रहेंगे, ना कोई पेड़ पौधे ऑलवेज नहीं टिकेंगे ना, वो तो गलेंगे, सड़ेंगे ही, गिरेंगे ही, तो कहाँ जाएंगे? सब ज़मीन पर ही जाएंगे। और ज़मीन पे जाएंगे तो पड़े वो उनका गलना, सड़ना वो सारा मिक्सचर होता जाएगा ना धीरे धीरे उस मिट्टी के साथ। तो उस मिट्टी में मिक्सचर होकर के वो और मिट्टी के दर को और प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, यहाँ बताया जा रहा है आपको, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। इसके कहने का तात्पर्य क्या? उच्चावच तुंगता कहने का तात्पर्य माय फ्रेंड्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं एक छोटे से, यहाँ पर जैसे कि ये एक पहाड़ी एरिया है, ओके, तो पहाड़ी एरिया में यदि हम खेती या कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है, तो यदि बारिश होगी, वर्षा होगा, तो वर्षा जब होगी तो क्या यहाँ की मिट्टी यहाँ पर रहेगी? नहीं रहेगी ना, वो मिट्टी गिर करके यहाँ पर नीचे जमा हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। तो ये एक तरीके से ढालदार हुई ना, ये ढालदार खेती हुआ। तो यहाँ ऊपरी सरहद पे तो मिट्टी तो टिकेंगी नहीं, और मिट्टी नहीं होंगी तो वहाँ पर उपजाऊ होंगी नहीं, तो वहाँ की फसलें कहाँ से बेटर होगा? फसल तो अच्छी नहीं हो पाएगी ना। तो वो सारे के सारे नीचे की ओर आ जाएंगी मृदा। तो मृदा जब नीचे आके जमा हो जाएंगी तो वहाँ वो सही नहीं होगा ना। तो इसीलिए इस कारण यह बोला जा रहा है यहाँ पर कि उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, कि वो सारा का सारा जमाव एक जगह नीचे की ओर हो जाता। उसी बात को आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर माय फ्रेंड्स हमने ये सारी मृदा के बनने के निर्माण प्रक्रिया को देखा कि मृदा को बनने के लिए कितने सारे कारकों की यहाँ पर आवश्यक होती है और कितने सारे कारक प्रभावित होते हैं, तब जाकर के हमें मृदा निर्माण प्राप्त होती है। मिट्टी ऐसे ही नहीं बनती है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। क्रियाकलाप में आपको दिया गया है कि भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटराइन, मरुस्थलीय और पर्वतीय
प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। ये आपके लिए दिया गया है और ये काफ़ी अच्छा दिया गया, इंपॉर्टेंट दिया गया। इससे आपको मिट्टी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी और मिट्टी को आप और भी अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। यहाँ पर भारत में आपको जलोढ़, काली, लाल, लैटराइन, मरुस्थलीय, पर्वतीय, ये सारी प्रकार की आपको मृदाएं मिलेंगी। जैसा मैंने कहा था माय फ्रेंड्स कि जिस जगह की रॉक्स होंगी, पत्थर होंगे बड़े बड़े, जहाँ जमीनी स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग न्यू जो जैसा भी कलर का होगा वो रॉक्स, उसी अकॉर्डिंग वो सॉइल भी निर्माण होगा, उसका कलर भी यही मिक्सचर मतलब तय करेंगे कि वो किस प्रकार सा सॉइल की कलर होंगे। जैसा कि जलोढ़, काली, लाल, लैटराइन, मरुस्थलीय, ये सब हम जो कलर देख रहे हैं मिट्टी की, ये उसी कारण है। मृदा निर्माण के कारक, आखिरकार मृदा निर्माण के कारक क्या होते हैं, जो अभी हमने जैसे पढ़ा अभी फिगर में। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमि और मृदा निर्माण के संघटक में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सही, ये वही बात बताया जा रहा है माय फ्रेंड, जो अभी मैंने आपको समझाया। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि मृदा जो निर्माण हुई, तो मृदा निर्माण के लिए कौन कौन से कारक हैं, जो कि जिनका सबसे बड़ा रोल जनक शैल का है, जो सबसे नींव होता है, जो सबसे नीचे होते हैं, जिन्हें हमने जाना। और उसके बाद ये जलवायु कारक होता है ना। जलवायु कारक कहने का तात्पर्य है ये क्लाइमेट्स पे भी डिपेंड करता है, इनकी किस प्रकार से कब ये मौसमी कारकों से ये रिलेटेड होता है। मृदा निर्माण के अन्य कारक भी हमें देखेंगे। स्थलाकृतियाँ है ना, जैव पदार्थ, भूमि का मृदा निर्माण तब होगा, उसी अकॉर्डिंग होगा जिस प्रकार के वहाँ का स्थलाकृतियाँ होंगी। जैव पदार्थ का सबसे बड़ा मिनरल्स या फिर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, या हमारे जैव पदार्थ कहने का तात्पर्य जिनकी उत्पत्ति जंतु तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने से होती है, उन्हें हम जैव पदार्थ कहते हैं। तो उनसे रिलेटेड ये सारा चीज़ लगता है। और सबसे बड़ा रोल इसमें समय का है, कि समय इसमें बहुत ज़्यादा लगता है माय फ्रेंड। ऐसा नहीं कि 1-2 वर्षों में ये बन करके मृदा में तैयार हो जाती है, नहीं, इनमें सैकड़ों वर्षों का भी समय लग जाता है। ये बहुत लंबे समय के बाद हमें ये मृदा मिट्टी बनकर प्राप्त होती है और ये भिन्न भिन्न स्थानों में भी हमें देखने को प्राप्त होती है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और दोहन, भूस्खलन और बाढ़ के मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार की है। यहाँ पर माय फ्रेंड्स आपको यह बताया गया है कि पहले हम जानते हैं मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन कहने का तात्पर्य मिट्टी का क्षरण होना। एक तरह से हम कहें माय फ्रेंड्स, जैसे कि कहीं कहीं पर कुछ ज़मीनें इस तरीके से ढालूदार होती हैं। ओके, तो ये जो ढालूदार भूमि है, यदि वहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा वाले क्षेत्र एरिया में स्पेशली वो होंगे, तो यदि वहाँ से वर्षा होंगे, तो वर्षा होने के क्रम में जो ऊपरी का जो मिट्टी है, ऊपरी सतह की जो यहाँ की मिट्टी होंगी, वो हैवी फॉल की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से वो नीचे आ जाएंगी मिट्टी, यानी भारी वर्षा के कारण वहाँ की जो मिट्टी होंगी वो बहकर कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएंगी और नीचे आकर के वो जम जाएंगी। तो यहाँ की जो ज़मीन हुई वो तो फर्टाइल नहीं होंगी ना, वहाँ की उपज बढ़िया नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मिट्टी से ही तो फर्टाइल होता है ना उपज। मिट्टी जहाँ की जितनी अच्छी होगी, उर्वरक शक्ति जितना अच्छा होगा, वहाँ का फसल उतनी ही अच्छी होगी। और यदि वर्षा के बहाव के कारण या फिर तेज़ हवाओं के कारण यदि बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वहाँ की भूमि तो परत हो जाएगी ना, परती पड़ जाएगी। तो वहाँ पर यदि हम कोई भी फसल को उगाएंगे तो सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो यह चीज़ यही आपको बताया जा रहा है कि मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। यही दो खतरे, क्षीणता, जो मृदा संसाधन है हमारा, उनका तो क्षीणता हो गया ना, तो वही है ये दो खतरे हैं
जो एक तरह से मानवीय और एक प्राकृतिक दोनों कारक भी मृदा निम्नीकरण का हो सकता है। मानवीय कहने की तरह से मनुष्य द्वारा भी बहुत सारे हमारी मिट्टी को परेशानी हो रही, नुकसान हो रही है। जैसे मनुष्य द्वारा यदि जीव जंतुओं को भी हम पशुओं को लगाते हैं, पशुओं को चरने के लिए हम खाली मैदान पे छोड़ देते हैं, जिनके कारण वो छोटे छोटे ग्रास को तो खाते हैं, जिससे अतिचारण होता है। अतिचारण कहने का तात्पर्य वही जंतुओं द्वारा यानी पशुओं द्वारा घास जब वो चरते हैं तो साथ साथ घास के साथ साथ वो मिट्टी के कण भी उनके माउथ में चले जाना, तो उनसे ज़मीन का भी ह्रास होता है। और प्राकृतिक कहने का मतलब यही है बाढ़, सूखा या हवा हद से ज़्यादा आना। तो उन कारणों से एक जगह से मृदा दूसरी जगह चली जाना, तो वहाँ की भूमि जो परत रहने की वजह से वहाँ पर फर्टाइल नहीं हो पाएंगी, वो सही तरीके से वहाँ की उपज नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना, ये सब अधिक हो जाएंगे। और वर्षा दोहन यानी कि वही वर्षा होना, भूस्खलन या बाढ़ जैसा भी मैंने कहा। तो इन सभी के कारण यही सब कारण है ना, जिन कारणों से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है और मृदा सही तरीके से नहीं बन पाएंगे, उपज नहीं हो पाएंगे, तो प्रॉब्लम हम ही सबको होगी ना। अब इनके संरक्षण के उपाय के बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार इनके संरक्षण के उपाय क्या है हमारे लिए। तो संरक्षण के उपाय में सबसे पहले हम चलते हैं माल्च बनाना। आखिरकार ये माल्च बनाना क्या होता है? तो पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इसी से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि माल्च क्या होता है। तो जब भी कोई देखिए पौधे लगाए जाते हैं ज़मीन पर, तो अब क्या होता है ना, उस भूमि के जैव पदार्थ की वहाँ पर छोटे छोटे मतलब वो पवाल होते हैं ना, उसको ढक दिया जाता है उससे, जिसको पोरा बोला जाता है, एक तरह से गांव के लैंग्वेज में बोला जाता है, और वो उसको पवाल बोलते हैं। तो उसी से ढक दिया जाता है। इससे क्या होता है ना कि वहाँ की भूमि का जो नमीपन है वो बना रहता है, और नमीपन जब भूमि में रहेंगी, वहाँ की मिट्टी में रहेंगी, तो वहाँ का जो भी हम पौधे लगाएंगे वो अच्छे से वो हो पाएगा। वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। चित्र 2.5 में देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं वेदिका फॉर्म के फिगर को हमें दर्शाया गया है। इसमें यह बताया जा रहा है कि चौड़े समतल सोपान जहाँ का तीव्र ढालदार जैसा मतलब वहाँ की जो ज़मीनें हैं और फसलें उसी क्रम वाइज लगाई जाती है ताकि मृदा अपरदन कम से कम हो। मृदा अपरदन अभी जैसा हमने समझा जाना कि यदि ढलावदार यदि वहाँ की भूमि होगी और यदि वहाँ का बारिश ज़्यादा होंगी या फिर हवाएं चलेंगी, तो सारी वहाँ का जो मिट्टी है वो नीचे की ओर आ जाएंगी, जिनके कारण ऊपर की उर्वरकता शक्ति कम हो जाएंगी। तो इनसे बचाव के क्या कारण, बचाव के कैसे तरीके हैं, संरक्षण के क्या तरीके हैं? तो इसके तरीके हैं कि हम वहाँ पेड़ पौधों को लगाएं, है ना। पेड़ पौधे जितना ज़्यादा वह लगेंगे बीच बीच में वहाँ पर लगाए जाते हैं। इससे क्या फ़ायदे होते हैं कि जब भी हवाएं तेज़ चलती है, बारिश होती है, तो बहाव में कम से कम मृदा बहता है नीचे की ओर, उसकी प्रवाह में कम से कम बहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा मृदा अपरदन होने की कम चांसेस होती हैं। समुच्चय रेखीय जुताई, है ना। समुच्चय रेखीय जुताई किसे कहते हैं? एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समांतर और जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। चित्र 2.6 में देखें। यहाँ पर हम चित्र 2.6 में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें दर्शाया जा रहा है समुच्चय रेखाई जुताई किसे कहते हैं और कैसे होती है। ये भी एक पहाड़ी ढाल समुच्चय रेखाएं समानांतर है, जिसका ढालदार होता है ये, है ना, ताकि जल जब बहे तो प्राकृतिक अवरोध में मतलब कि निर्माण करे। जो भी जल वर्षा का जल जब बहते जाए तो वो थोड़ा सा रुक जाए एक जगह। ढालदार होता है, ये ढाल कम होता है समानांतर जुताई के लिए, ताकि वो अच्छे से हो सके। रक्षक मेखलाएं क्या होती है? तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। चित्र 2.7 में देखिए रक्षक मेखला। यहाँ पर आप देख सकते हैं माय फ्रेंड्स, यहाँ पर रक्षक मेखला का फिगर दिया गया है। यहाँ पर क्रम वाइज लाइन से पेड़ों को लगाया गया है, इसलिए ताकि जब तेज हवाएं
चले तो उनसे तेज़ हवाओं से ये मृदा जो है वो कम एक जगह से स्थान से दूसरे जगह पर जा सके, वहाँ रोका जा सके, उस मृदा आवरण को रोका जा सके। और उससे क्या होगी, उस ज़मीन की जो है फर्टाइल बनी रहेगी, उसका ह्रास कम से कम होगा और ये कतारों में लाया जाएगा। क्योंकि जो एक स्पीड में हवा आ रही है और अचानक जब रोक लगेगा तो उसकी स्पीड की गति थोड़ी कम होगी ना, तो जब गति हवा की कम होगी तो ऑब्वियसली मृदा का एक जगह से दूसरी जगह जाने का चांसेस कम होगा। इसलिए इस तरीके से ये रक्षक मेखला को बनाया जाता है। नेक्स्ट है समुच्चय रेखीय रोधिकाएं। समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। बिल्कुल सही, वहाँ पर एक तरह से खाइयों का निर्माण किया जाता है बीच बीच में, ताकि पत्थरों और घास और मृदा से, ताकि जो भी जल आए वो एक जगह एकत्र हो जाए उस खाइयों में और जल की वहाँ पर कमी ना हो सके, पूर्ति रहे, ताकि उनसे फसलों पर प्रभाव कम से कम पड़े और वो जल की कमी का महसूस न कर सके उतने ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। यह चट्टान बांध कहने का तात्पर्य चट्टानों से बांध बनाना, ताकि जल स्पीड गति में बहते हुए न चले जाए और अपने साथ साथ मृदा को भी लेकर न जाए। क्योंकि काफ़ी स्पीड में जल जब बहेंगे तो अपने साथ साथ मृदा को भी तो बहाव में लेकर जाएंगी ना, तो वो धीरे धीरे जल का बहाव होगा तो मृदा भी नहीं बहेंगी, वो उनका भी वहाँ पर रहना हो पाएगा पॉसिबल। तो इसलिए चट्टान बांध का निर्माण किया जाता है। अगला है हमारा बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें आंतरिक कतार में उगाई जाती है। ये सही है, क्योंकि एक प्रकार की फसलें एक भूमि पर लगेंगी तो वो भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाएंगे और हो सकता है धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाए। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि दो प्रकार का, यानी कि वर्षा दोहन के कारण या फिर अलग अलग फसलों का लगाना ज़रूरी है। हम एक प्रकार से, जैसे कि नॉर्मल खेतों में भी हम देखते हैं, साल में एक टाइम यदि चावल की खेती होती है तो उसकी जब कटाई होने के बाद कुछ समय बाद गेहूं की खेती होती है। गेहूं की कटाई होने के बाद उस भूमि को परत ऐसे छोड़ दिया जाता है कुछ महीनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए, ताकि वो भूमि वापस अपने स्टोर को, मतलब अपने वापस पूर्ण रूप में वो हो सके। और यदि उसमें कंटिन्यू भी हम करेंगे, क्रॉप्स लगाएंगे, तो वो भूमि के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। इसलिए फिर वापस जब वो तैयार हो जाती है तो फिर से हम उसमें चावल और गेहूँ या फिर दूसरे फसलों को भी लगा सकते हैं। तो डिफरेंट लगाने से भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहती है और उनको कोई नुकसान भी नहीं होती है। और माय फ्रेंड्स, एक क्रियाकलाप दिया गया है आपके लिए, आप इसे कर और भी अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर और बहुत 2 ट्रे लिया गया है जिसमें दोनों में मिट्टी भर दी गई है और मिट्टी भरने से पहले उन दोनों ट्रेयों को लगभग कुछ छेदें कर दी गई हैं, है ना, ताकि वो पानी पार हो सके। और उन दोनों में मिट्टी भर दी गई है और एक ट्रे में तो कुछ गेहूँ और चावल भी बो दी गई हैं और एक ट्रे को ब्लैंक यानी परत छोड़ दिया गया है। अब दोनों ट्रे को एक ढालदार क्रम में, जैसे कि देख सकते हैं आप फिगर में, ढालदार इस तरीके से क्रम में इसको रखा गया है और नीचे एक बर्तन रख दिया गया, यानी कप सेट रख दिया गया और कप में पानी, जग में पानी लेकर के इसमें साइड से डाला जा रहा है। और ये डालने पे आप और को देखेंगे कि जब पानी जा रहा है तो पानी के साथ साथ इसमें जो मिट्टी है वो भी छिद्र से नीचे की ओर बहकर इसमें जमा हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो पानी जा रहा है तो ब के पानी में तो वो पानी तो आ रहा है, लेकिन इसमें आप ध्यान देंगे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी की मात्रा ज़्यादा है, मिट्टी की मात्रा कम से कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर गेहूँ और चावल बुन दिया गया। जो भी दोनों में से आप, या तो गेहूँ आप बुनिए या चावल, दोनों में कोई भी आप अनाज बुनिए, लेकिन यह आपको दर्शाया जा रहा है कि एक पौधे की इम्पोर्टेंस मिट्टी के लिए कितनी अधिक होती है, कहूँ अत्यधिक होती है। इसलिए क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ पानी आ रहा है, मिट्टी का कण इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि वो मिट्टी को रोक ली है ना। इसलिए तो पेड़ पौधे हम सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और हमसे ज़्यादा इस लैंड के लिए, भूमि मिट्टी के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि मिट्टी को वो रोक के रखती है, थाम करके रखती है और इस तरीके से थाम ली है कि वहाँ की मिट्टी को बहने ही नहीं दे रही है, वो पानी के साथ जाने नहीं दे रही है, जिस कारण मिट्टी रुकी हुई है और यह अपना उससे फर्टाइल
उसको मिलेगा और वो बढ़ेंगी। तो ये आपके लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है। आप इसे देखिए, पार्ट में जाना कि मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी कैसे बनती है और मिट्टी का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। हम अगले भाग में जल के उपयोगिता के बारे में जानेंगे। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।